नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है देवेंद्र कुमार पटेल जी की। इनकी जन्म कुंडली का हम सभी मिलकर अध्ययन करेंगे, तो आप भी तैयार हो जाइए। इसके लिए आप इनकी जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1992 और जन्म का समय है प्रातःकाल 6:53 और जन्म का स्थान है सारंगढ़, छत्तीसगढ़। आप तब तक इनकी जन्म कुंडली तैयार करिए। मैं आपको इनके जन्म काल के पंचांग के बारे में बता देता हूं। शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, पौष मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। मनुष्य गण के हैं ये, मीन राशि है इनकी, जल तत्व की राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। इन्होंने कुछ अपने प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन उससे पूर्व इनकी जन्म कुंडली पर हम नजर डाल लेते हैं। धनु लग्न की इनकी कुंडली बनती है। अग्नि तत्वीय लग्न है ये, अग्नि तत्वीय राशि है धनु राशि। देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। देव गुरु बृहस्पति जाकर के बैठे हैं कुंडली के भाग्य भाव में। गौर करिए, देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली में वक्री हैं। कितने अंश पर? तो 20 अंश पर। सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि में। ज्योतिष शास्त्र का सबसे महानतम योग इसे माना गया है। लग्नेश का भाग्यस्थ और भाग्येश का लग्नस्थ होना अत्यंत श्रेष्ठ एक माइनस पॉइंट है। क्या? लग्न में ही देव गुरु बृहस्पति बैठे तो हैं, लग्न में ही सूर्य बैठे तो हैं, परंतु वह मृत अवस्था में बैठे हैं, यह माइनस पॉइंट है। और सडबल में भी उनका बल थोड़ा कम आ रहा है, यह माइनस पॉइंट है। लेकिन लग्नेश का भाग्यस्थ होना यह अत्यंत श्रेष्ठ है। और फिर देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली में वक्री होकर के बैठे हैं, तो बहुत ही ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदायक वो बनेंगे। लग्न के मान पर नजर डालिए, 29 अंश 6 कला पर लग्न है, अर्थात लग्न परिवर्तन की ओर है। लग्न परिवर्तन की ओर है। लग्न में ही मंगल, बुध, राहु और सूर्य, इन 4 ग्रहों का होना, मंगल और बुध क्रमशः 7-7 अंश पर, तो वहीं बुध का सूर्य राहु का 16 अंश पर होना। और बाकी की स्थिति को देखिए, शनिदेव जाकर के धनेश होकर के धन भाव में श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, 13 अंश के साथ स्वगृही होकर के महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा इनकी कुंडली में शनि से दृष्ट होकर के जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में मीन राशि में बैठे हैं। जन्म कुंडली में जब लग्नेश और राशिश मित्र हो तो ये कुंडली को मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस कुंडली में लग्नेश और राशिश एक ही है, देव गुरु बृहस्पति। दोनों अगर तत्वतः एक हो तो कुंडली और मजबूत हो जाती है, लेकिन इस कुंडली में दोनों तत्वतः अलग अलग है। लग्न जो है अग्नि तत्व का और राशि जल तत्व। लेकिन चूंकि देव गुरु की ही राशि है तो कोई चिंता नहीं। अब मैंने कहा था, मनुष्य गण के जो जातक होते हैं, जीवन काल में कहीं ना कहीं परिस्थितियों के सम्मुख कई बार हथियार डाल देते हैं और कई बार परिस्थितियों के साथ ही वो जीना सीख लेते हैं। लेकिन इनकी कुंडली में लग्न में ही मंगल बैठे हैं और मंगल का काम है पुरुषार्थ, मंगल का काम है परिश्रम, मंगल का काम है निरंतर प्रयत्न कराना। मंगल जो कि इस जातक की कुंडली में पंचम पति होकर के केंद्र त्रिकोण योग बनाकर के लग्न में बैठे हैं, यानी ये जातक अपने जीवन काल में एक बात गांठ बांध ले, पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना है, परिश्रम से पीछे नहीं हटना है। जो चाहिए उसे पाने के लिए प्रयत्न करना है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, ये सोच दूर नहीं, कोसों दूर कर दीजिए। भाग्य में होगा तो मिलेगा नहीं, जो चाहिए वो लेकर रहूंगा, ये कल्पना करना शुरू करिए, ये प्रयत्न करना शुरू करिए। सफलता यही है। जरा गौर करिए, लग्नेश आपके भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जन्म लेते ही आपने भाग्य को साथ लिया हुआ है, तो भाग्य आपके साथ है। परिश्रम आपने किया नहीं कि भाग्य का साथ मिलेगा और काम आपके सारे के सारे बनेंगे। बस पुरुषार्थ करना होगा। शुक्र कुंडली के 12वें भाव में हो, लग्न चाहे कोई भी हो, यहां देखा जाए तो लाभेश बनकर के व्यय भाव में बैठे, नहीं लाभ आया नहीं कि व्यय के लिए ही आएगा, लेकिन शुक्र कुंडली के 12वें भाव में हो, लग्न कोई भी हो, जातक को अति सौभाग्यशाली अवश्य बनाएंगे वो। तो यहां भी वो करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जातक को वो बल अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन माइनस पॉइंट भी है इस कुंडली में। पहला माइनस पॉइंट तो यह है कि लग्न का मान 29 अंश, वैसे तो अंश के दृष्टिकोण से लग्न अत्यंत मजबूत, कुछ ऋषियों के मत में 29 अंश का लग्न सबसे मजबूत उन्होंने माना। लेकिन चूंकि यह परिवर्तन के करीब है लग्न, बहुत जल्द संधि में पहुंचने वाला है, बदलाव होगा आप यहां पर, तो कुछ ऋषियों ने इसको कमजोर माना है। लेकिन चूंकि लग्नपति यहां बलाबल के साथ है तो हम इसे मजबूत ही मान लेते हैं। एक और बात,
इस कुंडली में अगर हमें मुख्य ग्रह का चुनाव करना हो तो मैं बता दूं षडबल में सबसे बलवान शनिदेव हैं। लेकिन चूंकि इस लग्न में इस राशि को चंद्र कुंडली में शनिदेव को सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं माना जाता, अतः शनिदेव के बलाबल के बावजूद हम उन्हें मुख्य ग्रह नहीं चुनेंगे। फिर मुख्य ग्रह कौन बनेगा? मुख्य ग्रह होंगे इस कुंडली में देखा जाए तो देव, गुरु बृहस्पति और मंगल। हमें इन्हीं को बलवान करना है। चूंकि लग्नेश जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, अगर हम देव, गुरु बृहस्पति को बलवान कर लें तो हमें जीवन काल में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो देव, गुरु बृहस्पति को यह जातक बलि करे। ये गुरु जाकर के शुक्र के नक्षत्र में वैसे तो बैठे हैं, लेकिन फिर भी भाग्य भाव में वो अत्यंत कारक हो जाते हैं और सूर्य की राशि में परिवर्तन करके बैठे हैं। अतः देव, गुरु बृहस्पति को बलवान करना सर्वाधिक श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक होगा। और मंगल को बलि करेंगे ताकि जातक के अंदर पराक्रम का विकास हो, पराक्रम बढ़े। नौमांश में शुक्र और गुरु ने आपस में परिवर्तन कर लिया है, तो देव, गुरु बृहस्पति को हम बलवान करेंगे और बलवान करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसके लिए देव, गुरु बृहस्पति का रत्न जातक आजीवन धारण करके, यानी पुखराज सक्षम है तो पुखराज 7.25 रत्ती का इस तर्जनी उंगली में, अन्यथा फिर टोपाज लगभग 11.25 रत्ती के आसपास का इस तर्जनी उंगली में बनवा करके आप धारण करिए आजीवन। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की ओर चलें। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा के मद्रुम योग में और गुरु के साथ चंद्रमा का संबंध 6वें 8वें का बन रहा है। यह सकट योग हुआ। चंद्रमा मृत अवस्था में, सूर्य मृत अवस्था में। कार्यक्रम अगर आप लोग मेरा देखते हैं तो आपने मेरे मुंह से सदैव सुना होगा 65% समस्या के पीछे और असफलता के पीछे ये दो ग्रह कारण हैं। अगर सूर्य चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर हो जाएं तो जातक के आत्मविश्वास को, जातक के मन को बेहद कमजोर कर देते हैं। वैसे तो यह धनु लग्न की कुंडली है। यह कुंडली जानी ही इसलिए जाती है क्योंकि इस लग्न के जातक अपने जीवन काल में तय करते हैं और तय करके उस चीज को हासिल कर लेते हैं। लेकिन 50% प्रभाव राशि का है और इस राशि का प्रभाव यह कहता है कि जातक का मन बड़ा अस्थिर रहेगा, मन में भटकाव बहुत ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी तो है ही, क्योंकि सूर्य मृत अवस्था में है। चंद्रमा की स्थिति अपने आप में ऐसी है कि यह भी मृत अवस्था में है, शनि से ऊपर से दृष्ट हो गए हैं, तो कमजोरी यहां पर है। अब आइए इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न किया है, मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं? मैं सरकारी टीचर बनना चाहता हूं, बन पाऊंगा या नहीं? देखिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। आपकी कुंडली में सूर्य मृत अवस्था में है, सो सरकारी नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में देव, गुरु बृहस्पति जो कि टीचर बनने में बेहद सहयोगी होंगे, आपकी कुंडली में बलवान होकर के जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि निरंतर अगर आप प्रयत्न कर पाते हैं तो तैयारी तो आपकी होगी। मैं आपकी तैयारी पर रत्ती मात्र प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। देव, गुरु बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बताया है कि गुरु कुंडली के पंचम में हो, लग्न में हो, नवम में हो तो जातक को सब कुछ आता है। तैयारी तो उसकी परफेक्ट ही होती है। तैयारी होना अलग बात है, लेकिन उस तैयारी को प्रस्तुत करना यह अलग बात है। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, ये कार्य आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। सूर्य, आत्मविश्वास, किसी भी परीक्षा को पास करने के बाद इंटरव्यू भी देना होता है। जैसे ही आप इन सब चीजों को, मान लिया जाए आपने मेहनत किया, बहुत प्रयत्न किया, आप परीक्षा पार कर गए, लेकिन तब भी जाकर के इंटरव्यू में फंस जाएंगे। आत्मविश्वास वहां जवाब दे जाएगा और फिर रही सही कसर पूरी कर देंगे। चंद्रमा जो शनिदेव से दृष्ट हैं, आम की जगह इमली का जवाब आप देंगे। तैयारी थी, आपको पता है कि यहां आम ही होता है, लेकिन इमली कह के आएंगे। यह समस्या है। अब आपको तय करना है, नौकरी सामान्यतया सूर्य नहीं लेने देंगे, यहां परिस्थिति नहीं बन रही है। लेकिन अगर आपने ठाना, अगर आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, शुरुआत जहां से मैंने किया था वहीं से कहा था कि अपने जीवन काल में पुरुषार्थ को जोड़ लीजिए। मनुष्यगण होने के कारण आप हार मानना और परिस्थितियों के वशीभूत जाना मत सीखिए। परिस्थितियों को अपने वशीभूत करने का अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तय कर लिया कि मैं परिस्थितियों को अपने वशीभूत करके मानूंगा, जीवन काल में सफलता, सफलता और केवल सफलता। तो पहला काम आपको यही करना है। गुरु को बलवान करने का रास्ता दे दिया है, मंगल तो बलवान हो ही जाएंगे आपके पुरुषार्थ से। आगे आपने पूछा है, मैं त्वचाजन्य रोगों से बहुत परेशान रहता हूं, कई तरह के पिंपल्स इत्यादि 10-12 साल से मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। हां, आत्मविश्वास नहीं है तो रौनक नहीं होगा, याद रखिएगा। असल में आत्मविश्वास और आपके मन की एकाग्रता, स्थिरता आपकी सुंदरता को बढ़ाने वाली होती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपका आत्मविश्वास आपको सुंदर बना देता है। अगर आप सुंदर हो लेकिन आत्मविश्वास आपके अंदर न हो तो आपका चेहरा बुझा बुझा सा होगा। आप थोड़े कम भी सुंदर हो
लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास है तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित आप कर लेंगे। देखिए, असल में कोई सुंदर और असुंदर कोई नहीं होता। किसी भी चीज को बार 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 देखा जाए तो सुंदर ही लगने लगता है। तो सुंदर अलग जगह है, कई बार सुंदरता आपके ज्ञान से हो जाता है। तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है, मन की जो अस्थिरता है, वो आपकी सुंदरता को कम करने वाला है। वो आपके चमक को, आपके प्रभाव को, आपके रौनक को खत्म कर रहा है। सूर्य को बलवान करना होगा। कैसे करें? सीधी सी बात है, दूसरा विकल्प बनता है देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण आपको कराया जाए, माणिक्य, और या फिर सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य के मंत्र का जप कराया जाए। सूर्य के मंत्र का निरंतर जप करिए, सूर्य के बीज मंत्र का या पौराणिक मंत्र का सूर्य को नित्य अर्घ्य प्रदान करिए। विशेषकर रविवार के कार्यक्रम में जो मैं सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने की बात कहता हूं वो किया करिए। पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और सूर्योदय के बाद तक सोना बंद कर दीजिए। सूर्योदय से पहले उठ करके टहलना शुरू करिए, इससे भी आपके चेहरे में रौनक आ जाएगी। रात को विलंब तक सोना और सुबह सूर्योदय के बाद तक सोना, ये चंद्रमा को खराब करता है। रात में देर तक जगे रहना और देर से सोना, वहीं सूर्योदय के बाद तक से जगने से सूर्य, आप इन दोनों को ठीक करने के लिए पहला काम, माता पिता दोनों का सम्मान करिए, इससे सूर्य चंद्रमा आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये दो काम आपको अभी से करना होगा। अभी से गांठ बांध लीजिए, ये काम करना ही होगा। बिना सूर्य और चंद्रमा के बलवान हुए ठीक नहीं होगा। अब बात आ जाती है त्वचा जन्य रोगों की। धनु लग्न के हैं आप और वर्तमान समय में देखा जाए तो बुध की महादशा चल रही। बुध को त्वचा का कारक कहा गया है। जन्मांक चक्र में ये बुध लग्न में दिखाई पड़ रहे राहु के साथ और नौमांश में मंगल बुध का संबंध सब जाकर के 12वें भाव में बना हुआ है। और ये कारण है ये त्वचा जन्य रोग। पहले तो ब्लड से संबंधित जब भी त्वचा जन्य रोग की बात आए, हमें यह देखना चाहिए कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की स्थिति क्या है, क्योंकि बिना रक्त में कोई दोष हुए इतना जल्दी त्वचा जन्य रोग नहीं होगा। तो हमें चंद्रमा और मंगल को भी देखना होगा। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित है शनि से दृष्ट और मंगल की स्थिति वो राहु के साथ है। बुध की महादशा बुध भी राहु के साथ, इसीलिए त्वचा जन्य रोग हो रहा है। कैसे ठीक होगा? बुध को बलवान करने से राहु भी ठीक हो जाएंगे। तो बुध को बलवान कैसे करें? रत्न धारण करके नहीं कर सकते, फिर गणेश जी की आराधना करिए, बुध के मंत्र का जप करिए। बुध के मंत्र के जप से भी बुध को बल मिलेगा। याद रखिएगा, मंत्र के जप से, पूजा पाठ से ग्रह कभी दुष्प्रभाव नहीं देगा। अगर देना ही है तो वो अपना अच्छा प्रभाव देगा, दुष्प्रभाव नहीं देगा। तो आपको यह काम अवश्य कर लेना होगा। अब आगे चलते हैं। आपने लिखा कर्ज से परेशान हूं और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। देखिए, अभी तो आपकी उम्र छोटी है, लेकिन रही बात आर्थिक स्थिति की, धन भाव में शनिदेव बैठे हैं और लाभपति व्यय भाव में। अगर आप धन संचयन के बारे में सोच रहे हैं तो कम से कम इस जीवन काल में मत सोचिए। आपका धन आएगा और जाएगा। कई बार तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ा खर्च कर बैठेंगे। कई बार आपको बाद में पछतावा होगा कि यह खर्च मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया। तो आपको सबसे पहले तो अपने खर्च पर नियंत्रण रखना है। हालांकि उसको लेकर के चिंतित मत होइए। आपकी कुंडली में ऋण भावपति जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठकर के ऋण भाव को देख रहे हैं। नोट करिए, ऋण भावपति 12वें भाव में बैठकर के ऋण भाव को देख रहे हैं और ये विपरीत योग में है, क्योंकि गुरु बलवान है, सो ये विपरीत योग में है। ऋण आपको बर्बाद कभी नहीं करेगा। आप चिंतित हैं, परेशान हैं, और यही बस इतना ही है, क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, सो मानसिक अशांति है। सकट योग है, इसलिए मानसिक अशांति है। परंतु न तो ऋण से आप बर्बाद होने वाले हैं, ना ही ऋण से आप तबाह होने वाले हैं। तो ऋण को लेकर के चिंतित हैं, अच्छी बात है, चिंता बनाए रखिए, परंतु ऋण को लेकर के बर्बाद आप नहीं होंगे। बुध की महादशा चल रही जो कारक नहीं है, और इसी के चलते वर्तमान समय में आप आर्थिक रूप से भी तंगी और परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो मैं फिर दोहरा दूं, संचयन के चक्कर में मत पड़िएगा। पैसा आए, पैसा लगाइए, पैसा कमाइए, पैसा कहीं ना कहीं लगाइए। पैसा बचाने के चक्कर में मत पड़िए। आप सोचते हैं कि मैं बुरे समय में कहां से पैसा आएगा, बचाऊंगा नहीं, तो आप चाह के भी नहीं बचा सकते। ये जाकर के व्यय में बैठे हैं। व्यय होगा तभी आगमन के रास्ते बनेंगे, तभी आगमन के रास्ते बनेंगे। अपने पुरखों की, जरूरत पड़ने पर लोगों की, हालांकि उधार देने से आपको कोई दिक्कत तो मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। जरूरत पड़ने पर आप पैसा उधार इत्यादि भी दे सकते हैं, इसका भी इस कुंडली में योग है। आमतौर पर जिसको कहते हैं सूद और ब्याज पर पैसा चलाना, वो काम भी आप कर सकते हैं। हालांकि वो बड़ा बुरा काम है, पर फिर भी अगर आप वो काम करके चाहें तो वैसे पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, लगा दीजिए, परंतु पैसा पास मत रखिए, वो पैसा टिकेगा नहीं। लिक्विड पैसा आपके पास कभी नहीं रुकेगा। और कर्ज से परेशान है तो उपाय एक आगे बता देता हूं आपको। घर वाले मेरा विवाह करने की सोच रहे हैं, विवाह कब होगा, मेरा दांपत्य जीवन कैसा होगा। सप्तम पति आपकी कुंडली में जाकर के लग्न में बैठकर के सप्तम को देख रहे हैं। वैसे तो फल ये दे रहे हैं यहां का, लेकिन जन्म लग्न से आपका मांगलिक होना, कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। कहां होगा? तो जन्म स्थान से उत्तर पूर्व की ओर। घर वालों को कहिए कि पूर्व दिशा की ओर विशेष रूप से प्रयत्न करें।
घर वालों को कहिए पूर्व दिशा की ओर विशेष रूप से प्रयत्न करें। पूर्व दिशा की ओर आपके विवाह की संभावना बन रही है। कब तक चल रहा है? योग शुरू हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके विवाह का योग बन गया है। तो विवाह करूं या नौकरी होने का इंतजार करूं? मेरे हिसाब से आपको विवाह कर लेना चाहिए। नौकरी होने का इंतजार मैं कभी नहीं करूंगा। सप्तम पति जाकर के लग्न में बैठकर के सप्तम को देख रहे हैं। बुध लग्न में दिग्बली हो जाते हैं। जरा समझिए, भले इस कुंडली में 7 अंश पर है, कारक नहीं है और कहीं ना कहीं केंद्राधिपति दोष में भी कहा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कहूंगा यहां दिग्बली हो रहे हैं। मंगल का लग्न में होना, सूर्य का लग्न में होना, भाग्यपति बनकर के दोनों त्रिकोणों के मालिक जाकर के बैठे हैं लग्न में और लग्न का मालिक जाकर के नवम में बैठा है। कुंडली में कुछ ग्रह स्थिति इतनी जबरदस्त है कि आपको केवल और केवल ये बुलंदी देने की बात कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप विवाह की ओर जाइए। विवाह के इंतजार में मत बैठिएगा कि नौकरी होगी तो विवाह करूंगा। समय पर चीजें होती चली जाएं तो जीवन काल में सफलता मिलती चली जाती है। एक और भाग्य आपके साथ जुड़ जाएगा, सो विवाह करिए। इसी वर्ष विवाह का योग आ रहा है। जन्म स्थान से उत्तर पूर्व में विवाह की संभावना है। दाम्पत्य जीवन कैसा होगा? सप्तम भाव पर निसंदेह इन 4 ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन पाप ग्रह के रूप में यहां राहु केतु का संबंध जरूर बन रहा है, लेकिन सप्तम पति सप्तम भाव को देख रहे हैं। अतः दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक होगा। बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए, थोड़ा सा मतभेद होता ही है, क्योंकि धनु लग्न थोड़ा सा आपके अपने स्वभाव को आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। बहुत कई बार कड़वा बोल देना, मुंह पर बोल देना आपके स्वभाव में है, तो इसके चलते मतभेद होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होगा। और आखिरी में आपने पूछा है कौन सा रत्न धारण करूं, विशेषकर सरकारी नौकरी और सेहत को लेकर के। उपाय अभी थोड़ी देर पूर्व मैंने आपको बताया। रत्न के नाम पर पुखराज आपको धारण करना है। जरूरत पड़े तो आप माणिक्य भी पहन सकते हैं, अन्यथा सूर्य की जो उपासना मैंने बताई, पिता का सम्मान बताया, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया, सूर्य के मंत्र का जप बताया। मंत्र का जप और दशांश हवन यह आपके लिए फायदेमंद होगा। सूर्य से बली हो जाएंगे। और रोग से मुक्ति हेतु गणेश जी की आराधना खूब करिए, तो ताकि बुध से संबंधित जो परेशानी आ रही है वो दूर हो जाए। और हनुमान जी की आराधना अपने जीवन काल में उनको अपना इष्ट देव मान करके करते चलिए। अपना इष्ट देव मानकर हनुमान जी की आराधना करिए। आपके जीवन काल में जो भी समस्या हो, हर समस्या से मुक्ति आपको हनुमान जी की आराधना से मिल जाएगा। जब भी कोई समस्या हो, किसी भी मंदिर में जाइए, हनुमान जी का वहां ध्यान करिए। आपके इष्ट देवता हैं वो, और उनकी प्रार्थना से, उनकी कृपा से आपको हर तरह की समस्या से मुक्ति मिल जाने वाली है। तो ये काम आप अवश्य कर लीजिए। रत्न ये दोनों आप धारण कर सकते हैं, पुखराज और माणिक्य। हनुमान जी की आराधना आपको करनी है, भुवन भास्कर को आराधना आपकी करनी है, गणेश जी का मंत्र आपको जप करना है। इससे आपको त्वचाजन्य रोगों से जो मुक्त परेशानी चल रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस इतना उपाय करिए। अब बारी आती है सरकारी नौकरी, क्या उपाय से मिल जाएगा? साहब अगर सरकारी नौकरी उपाय से मिल जाता तो मैं नौकरी बांट रहा होता। मैं जानता हूं सरकारी नौकरी उपाय से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के इस परिवेश में आप अकेले नहीं हैं। सीट जहां 4 है वहां पर आपको पता है किस तरह की मारामारी है। वहां पर आप अगर 100% देने वाले हैं, अगर आपकी तैयारी ऐसी है कि आपको विश्वास है कि मैं बेहतर ही करूंगा, मुझे विश्वास है, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, आप ऐसा करेंगे। आपके आत्मविश्वास में जरूर थोड़ी कमी है, लेकिन आपकी तैयारी में नहीं। वो तैयारी जो आपने कर रखी है उसको आत्मविश्वास के साथ जोड़ दीजिए। वर्तमान में बुध की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। मंगल आपकी कुंडली में पंचमपति होकर के लग्न में बैठ करके चतुर्थ को, सप्तम को और अष्टम को देख रहे हैं। पंचमपति का आपके व्यक्तित्व से जुड़ाव होना निसंदेह सफलता का कारण। 2021 मार्च के बाद अगर कोई परीक्षा इत्यादि आती है तो वहां पर सफलता की संभावना बढ़ेगी। 2021 मार्च के बाद तो जी जान लगा करके जोरों शोरों से लग जाइए, जितना हो सके प्रयत्न करिए। एक बार 2023 की 7.5 लग जाने के बाद आप नौकरी में समय मत व्यर्थ करिएगा। अगर नहीं लगती तो छोड़ दीजिएगा और किसी न किसी काम में लग जाइएगा, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, व्यापार हो। इंतजार मत करिएगा। 2022 तक आप तैयारी कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए आपको नौकरी मिल जाए। नहीं मिलता तो फिर प्रयास छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक बार 7.5 लगने के बाद सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं होगा। पुनः दोहरा देता हूं, सूर्य की आराधना करिए, अधिकाधिक सूर्य की आराधना करिए। चंद्रमा को बलवान करने के लिए शिव जी के मंदिर में आपको जाना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इससे भी चंद्रमा बली होते हैं। और आराधना तो आपको सदैव हनुमान जी की करनी है। सारी बातें आपको बता दी, निर्णय आप ले लीजिए। और 2 साल आपके पास, 2 साल नहीं, अब 1 ही साल है। 21 तो आ ही गया, 22। इसके बाद आप नौकरी का प्रयत्न छोड़ करके केवल और केवल चले जाइएगा, प्राइवेट जॉब मिल जाए तो, या व्यापार इत्यादि। और विवाह का योग चल रहा है। विवाह अगर लगता है तुरंत कहिए घर वालों को करें। तो प्रिय दर्शकों, ये थी
देवेंद्र जी की जन्म कुंडली, अगर आप इस कुंडली में कुछ ऐसा देख रहे हैं जिस पर अपनी टीका टिप्पणी रखना चाहते हैं, जो कि आप सदैव रखते हैं, मेरे दर्शक इतने सुविज्ञ तो हैं ही, तो अपनी राय अवश्य रखिए इस कुंडली को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।